आज हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेंस टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल या समय, ये चीज क्लियर हो गई। टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल भी बोल सकते हैं और समय भी बोल सकते हैं। टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ है। हाँ, आगे है टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ। यानी टेंस शब्द का उद्भव कहां से हुआ? लैटिन शब्द से लिया गया है। और कहा? टेम्पस मीन्स टाइम से हुआ। ये चीज क्लियर हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे है कंसेप्ट C1। फिर हम आगे कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। हम टेंस और टाइम की अवधारणा देखो। टेंस एंड टाइम, टेंस का मतलब होता है काल या समय। क्या होता है? काल या समय। अब इनके हम कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे है कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम। हमें कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा ऑफ टेंस एंड टाइम। यानी टाइम और टेंस की हम अवधारणा समझेंगे कि टेंस और टाइम की अलग अलग कंसेप्ट है, यानी अलग अलग अवधारणाएं है। इनकी समान कंसेप्ट नहीं है। टेंस अंग्रेजी का अध्ययन हेतु क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। और टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। समझ में आ गई? टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है और टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसमें एक्शन तो किस में हो रहा है? फ्यूचर टाइम में। और लेकिन अनुवाद करते समय सीता टुमारो का मतलब होता आने वाला कल। दिल्ली, सीता कल दिल्ली जा रही है। तो इसमें अनुवाद कर रहे हैं तो इसमें यानी किसमें आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। किसमें आ रहा है इसका अनुवाद? और वैसे क्या बता रहा है इसमें? टुमारो आ गया तो क्या? फ्यूचर टाइम में। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी टेंस एंड टाइम की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या है? आपके मन में आया होगा कि टेंस क्या है। टेंस इज दैट फ्रॉम ऑफ ए वर्ब विच shows not only the time of an action but also the state of
एन एक्शन और इवेंट कि काल, टेंस का मतलब होता है काल। काल एक क्रिया का वह रूप है, काल एक क्रिया का वह रूप है जो न केवल एक क्रिया का समय दिखाता है, टेंस केवल समय नहीं दिखाता है बल्कि एक क्रिया की घटना की स्थिति को भी दर्शाता है। टेंस केवल समय नहीं दर्शाता है, उसके क्रिया की घटना की स्थिति को भी, यानी समय के साथ साथ क्या दिखाता है, उसकी स्थिति, घटना की स्थिति को भी दर्शाता है। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा और इसका हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वाट का मतलब क्या, इसका मतलब है टेंस, यानी काल क्या यानी समय क्या है, समय। टेंस यानी काल, इज यानी है, डेट यानी की, फ्रॉम यानी से, ऑफ ए वर्ब यानी क्रिया का वह रूप है। आप देखो यहां से यहां तक इसका ट्रांसलेट करो, क्रिया का वह रूप है। विच का मतलब वैसे तो होता है कौन सा, कौन सी, लेकिन यहाँ पे निकल रहा है जो। शोज यानी दर्शाता है, शो यानी शो का मतलब दिखाना है, दर्शाना। नोट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो न केवल एक क्रिया का समय नहीं दिखाता है बट यानी किंतु, यहाँ पे लगाएंगे बल्कि, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बट का मतलब होता है किंतु, लेकिन, परंतु, किंतु एक क्रिया की घटना की स्थिति को भी वह दर्शाता है। कौन, टेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। फिर प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, सिंपल, इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रेजेंट के ये है, पास्ट के भी ये रहेंगे और फ्यूचर के भी यही रहेंगे। अब केवल उनका सरनेम चेंज करना है। जैसे प्रेजेंट का करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट का करेंगे तब सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का करेंगे। अब आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप टेंस को हम दादाजी मान लेते हैं। टेंस को हम क्या मानते हैं, दादाजी। दादाजी के तीन बेटे हैं। कितने बेटे हैं, तीन बेटे। पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का है पास्ट, तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर। फिर आगे, अब इनके तीन तीन के हैं, चार चार बेटे, यानी दादाजी के कितने पोते हैं, यानी एक के कितने हैं, चार चार। बस केवल उनका सरनेम चेंज हुआ है। क्या हुआ है, यानी सेम तो ये रहेंगे लेकिन उसके जैसे आजकल लोग अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं। जैसे मेरा ही उदाहरण ले लेता हूं, मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है, मेरा नाम है सूर्य शंकर, मेरा नाम है सूर्य शंकर, यानी अपने सरनेम या तो आगे लगाते हैं या पीछे लगाते हैं। यहाँ पे हम सरनेम को आगे लगाना है, बाकी सेम है। जैसे यानी दादाजी के कितने पोते हैं, यहाँ पे चार, यानी इसके प्रेजेंट के कितने बेटे हैं, चार, पास्ट के कितने बेटे हैं, चार, फ्यूचर के कितने बेटे हैं, चार। चारों का नाम केवल सरनेम चेंज किया है, बस बाकी सेम है। इसका यानी प्रेजेंट टेंस के बेटे का पहला बेटा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ में आ गई। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे ही पास्ट का है, ऐसे ही फ्यूचर का है। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और मैं आपको टेंस ऐसा पढ़ाऊंगा जो आप कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो इसलिए आपको अच्छी तरह ध्यान देना है और आप मेरे को पढ़ाने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अधिकतर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे टेंस समझ में नहीं आते। मैं बोलता हूं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है टेंस, उनको आप अच्छी तरह एक बार पढ़ लो। आप केवल एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आप अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। और मैंने मेरे टेंस को कभी नहीं पढ़ा, केवल थोड़ा देख के, तो आप जिंदगी भर पछताओगे कि हमें टेंस कब सीखे। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना अच्छी तरह। टोटल टेंस होते हैं 12। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। आपको केवल 12 वीडियो देखनी है और आपको टेंस अच्छी तरह आ जाएगा। यानी कितने टेंस? 3। एक के कितने हैं बेटे? 4। तो 3 के कितने हो गए? 12। हम टेंस को 12 दिन तक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक दिन का केवल एक टेंस पढ़ना है और अच्छी तरह पढ़ना है और उसको अच्छी तरह समझना है। केवल उसको रटने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको हमें समझने के लिए पढ़ना है। यदि आप समझोगे तो जिंदगी भर रहेगा, और यदि आप रटोगे तो 1 साल, 1 महीना रह जाएगा, 2 महीना रह जाएगा, 3 महीना रह जाएगा। तो इसलिए आपको रटना नहीं, रटना बिल्कुल बंद कर देना। आपको केवल समझना है। क्या करना है? आपको केवल समझना है। हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब होता है साधारण वर्तमान काल। हमारे पहला दिन है और पहली क्लास है और पहला टेंस है इंग्लिश की। अब इसकी पहचान हिंदी में। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। हमारी पहचान क्या है हिंदी के अंदर? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे ता हूं, ती हूं, बहुत सारे शब्द है। यानी क्या आना चाहिए? ता है, ते है। हमको तय याद रखना है। क्या रखना है? तय। यदि कौन सा होगा वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गई होगी। अब इसी के अंदर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस। और ये टेंस हमें यह बताता है कि कितना कार्य हुआ, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये बताता है समय। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमें बताता है कि कार्य कितना हुआ, अभी हुआ है या नहीं है, जारी है या पूर्ण हो चुका। तो हमें ये क्या बताते हैं? दादाजी के पोते, उदाहरण से ऐसे समझो। दादाजी के पोते क्या बताते हैं हमें? दादाजी के पोते हमें ये बताते हैं कि कार्य कितना हुआ। और दादाजी के बेटे क्या बताते हैं कि काम कौन से समय में हुआ, अभी हुआ, वर्तमान में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो ये कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट में, पास्ट टेंस में। कल मैंने
आम खाया था, यानी कल मैंने आम खाया था, यानी कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस, यानी अभी नहीं गया, भविष्य की बात कर रहा है। समझ में आ गई होगी। अब आगे इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला कौन सा? पॉजिटिव, उसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव, और चौथा है इंट्रोनेगेटिव, और पांचवा है WH। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH। समझ में आ गई? ये 5 प्रकार के हम सेंटेंस होते हैं। आज हम इनको अच्छी तरह से इनका अध्ययन करेंगे। ए, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इनको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? पॉजिटिव या अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी किसी भी वाक्य के लिए वैसे तो तीन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से बनता है। हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हमें इनके बारे में ध्यान रहना चाहिए। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसका, हाँ, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट का 2 अर्थ होता है, एक तो होता है विषय, एक होता है कर्ता। हमें विषय नहीं लेना है, हमें यहाँ पे चल रहा है टेंस, तो हमें लेना है यहाँ पे कर्ता। क्या लेना है? कर्ता। यानी किसी भी काम को करने वाला ही क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी कर्ता होता है। जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूं, राम फुटबॉल खेलता है। तो सबसे पहले हमें टेंस वाक्य में देखना है, हिंदी वाक्यों में देखना है। हिंदी वाक्य है ना, ये हिंदी का क्रिया, हिंदी वाक्यों के अंत में हमें ये देखना है क्या आ रहा है? ता है। तो सबसे पहले ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करना। क्या करना है? टेंस की पहचान करना। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। टेंस की पहचान होने के बाद में कौन सा है? ये सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दो। उसके बाद में कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, पहले टेंस की पहचान करना, फिर दूसरा है सेंटेंस की पहचान करना। राम फुटबॉल खेलता है। अब देखो, आगे क्या भी नहीं है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, बीच में नहीं भी नहीं है, और बीच में कब क्यों कैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट में पूर्णविराम है। क्या है? पूर्णविराम। तो कौन सा सेंटेंस होगा ये? कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा।
दो चीज की पहचान करने के बाद में तीसरा है इसका फॉर्मूला। हमें तीन का ध्यान रहना चाहिए। हमें पहले टेंस की पहचान जरूरी है इसमें कि कौन सा टेंस है, बिना टेंस आप करोगे नहीं। फिर उसके बाद में कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस पता होने के बाद में उसके फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी किसी भी कार्य को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता। अब इसमें फुटबॉल कौन खेलता है, फुटबॉल कौन खेलता है, राम। कौन खेलता है फुटबॉल, राम। राम ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर आगे है विक का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, फॉर्म आएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट है, तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे फोर्थ फॉर्म भी होती है आईएनजी वाली। हाँ, फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्रिया, राम क्या क्रिया कर रहा, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, किसी काम को करना, किसी काम को करना या होना ही क्या कहलाती है, वर्ब यानी क्रिया। अब इसके अंदर राम क्या कर रहा है, राम फुटबॉल खेलता है। क्या कार्य कर रहा है, खेलना। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। क्या बोलते हैं, प्ले। तो इसमें खेलना क्या हो जाएगा, वर्ब। समझ में आ गई। फिर आगे है वर्ब में क्या लगाना है, एस या ईएस, वो बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्रम। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्रम। क्या होता है, क्रम। यानी राम क्या कर्म कर रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है, यानी क्या कर्म कर रहा है वो, फुटबॉल। तो इसका कर्म क्या हो गया, फुटबॉल का। तो इसका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई। हमें वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंदर हमें ये पहचानना आना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये आपको पहचानना आ गया तो आपका सेंटेंस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। हाँ, आगे है। अब इसमें है एस या एस का प्रयोग। एस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। हाँ, एस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हमें आपको पता भी होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है। सिंगुलर सब्जेक्ट दो थे, तो सिंगुलर और प्लूरल। अब हमें सिंगुलर के साथ तो एस का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहां पे लिख लेना, प्लूरल
के साथ केवल V1 ही आएगी, यानी प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है, ही, सी, इट और वन नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, आई, वी, यू, दे और नेम्स। नेम यहाँ पर नेम है, यहाँ पे नेम्स है, अंतर है यहाँ पे NAMES। नेम्स, नेम का मतलब होता है एक नाम, नेम्स का मतलब होता है एक से अधिक नाम। इनके साथ तो एस या ES का प्रयोग होगा और इनके साथ केवल V1 ही आएगी। ये समझना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ES का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ES का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, वन नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे, नेम्स। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। समझ में आ गई होगी। अब हमें पता लग गया कि एस या एस का प्रयोग कहाँ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हमें यह पता लगाना है, इसमें दो चीज है, एस और ES। क्या है, एस और ES, कि एस का प्रयोग कहाँ होगा, ES का प्रयोग कहाँ होगा, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रिया के अंत में, अब इसमें दो चीजें ऐसी का, यानी क्रिया के अंत में OSSHSHXZ आए तो, क्रिया के अंत में OSSCHSHXZ आए तो ES का प्रयोग होगा। शेष में एस का प्रयोग होगा। गो इस सर्च हाँ, अब हमें क्रिया के अंत में, यदि क्रिया के अंत में ये आ जाए, यानी कौन कौन से OSSCHSHXZ आ जाए तो किसका प्रयोग होगा, ES का। यदि ये नहीं आए तो इनके अलावा कुछ भी आए तो उनके साथ प्रयोग होगा केवल S का प्रयोग। जैसे गो, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, O, तो क्या लगेगा इसमें ES, गोज। फिर आगे है डबल एस, तो क्या आएगा ES।
फिर क्या है CH, क्या आएगा ES, फिर क्या है SH, क्या आएगा ES, फिर क्या है Z, क्या आएगा ES। फिर आगे जैसे प्ले, क्रिया के अंत में Y आ रहा है तो क्या लगेगा यहाँ पे S, और EAT, और जैसे काम हो जाएगा, और बहुत सारे है। हमें तो ये देखना है कि क्रिया के अंत में ये आ जाए तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा, ES का, और यदि ये नहीं आए तो किसका प्रयोग होगा, S का। ये समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको पूरा ये बता दिया। सब्जेक्ट यानी को सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कर्ता को, किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। वी का मतलब होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है किसी कार्य को करना ही होना है, क्या कहलाती है, वर्ब। जैसे खाना पीना, रोना, चलना। फिर आगे है उसमें क्या लगाना है, एस या एस का प्रयोग। एस या एस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है, ही, सी, इट, वन नेम। और एच एस का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कौन कौन से है, आई, वी, यू, दे, नेम्स के साथ। उसमें केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्रम, यानी कर्ता क्या क्रम कर रहा है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या क्रम कर रहा है फुटबॉल का। तो OW का मतलब होता है अदर वर्ड, अन्य शब्द। इनके अलावा जो भी आता है वो क्या कहलाता है, अदर वर्ड। ये समझ में आ गई होगी। हाँ, हमारा पहला वाक्य है मैं फुटबॉल खेलता हूं। पहला वाक्य है मैं फुटबॉल खेलता हूं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करना है। क्रिया वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता हूं, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस की पहचान हो गई। उसके बाद में हमें पहचान करना है कि कौन सा सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव को अफर्मेटिव। सेंटेंस की पहचान होने के बाद में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पॉजिटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें मैं फुटबॉल खेलता हूं, इस वाक्य के अंदर हमें पहचान होनी चाहिए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। यानी इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। समझ में आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस। अब सब्जेक्ट यहाँ पे देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। मैंने आपको बताया था सिंगुलर कौन कौन से है, ही, सी, इट, वन नेम। आई क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ एस एस का प्रयोग नहीं होगा, उसमें केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या क्रिया इसमें, खेलना। खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, आई प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या, इसका क्रम क्या है, यानी फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। पहला वाक्य कंप्लीट। दूसरा देखो, राकेश बाजार जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राकेश। अब राकेश के साथ एस यानी क्रिया क्या है इसमें, पहले गो। अब गो में एस या यस लगेगा या नहीं लगेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राकेश। राकेश क्या है, राकेश एक नाम है, एक नाम के साथ एस या यस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लगे, अब इसमें एस का लगेगा यस का। मैंने आपको बताया था क्रिया के अंत में ओ आ रहा है तो किसका प्रयोग होगा,
ES का। फिर ऑब्जेक्ट क्या कर्म कर रहा है, बाजार जाने का, टू, बाजार को बोलते हैं मार्केट। तीसरा सेंटेंस, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम और श्याम, राम एंड श्याम। फिर उसके बाद में क्रिया क्या कर रहा है, जानना, जानना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। अब इसमें ऐसे एस लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें दो नाम आ गए, दो नाम के साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता, केवल बाकी गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो स्कूल। अगला वाक्य है चौथा, वे जयपुर में आम बेचते हैं। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, क्या बोलते हैं, दे। फिर आगे है वर्ब की क्रिया क्या कर रहे हो, बेचना, बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, सेल। अब सेल के साथ ऐसे एस का प्रयोग होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। दे सेल, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज, एक आम नहीं बेच सकते, बहुत सारे आम बेचेंगे, मैंगोज। और अब इसमें जयपुर में कहा बेच रहे, जयपुर में, तो क्या हो गया ये, अदर वर्ड, इन जयपुर। समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें क्या आया अलग, डू या डज। डू का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे और नेम्स। इसका होगा डज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम। हाँ, डू और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डू का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, नेम के साथ। डज का प्रयोग होगा ही, सी, इट, वन नेम के साथ। राकेश बाजार नहीं जाता है। हमारा पहला वाक्य है राकेश बाजार नहीं जाता है। मैंने आपको बताया था पहले टेंस की पहचान कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद में सेंटेंस, देखो बीच में अब इस वाक्य में क्या आ गया, नहीं, और पीछे क्या आ गया, पूर्ण विराम, तो कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राकेश, राकेश। अब इसमें हेल्प, ये डू या डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, राकेश के साथ क्या लगेगा, एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगेगा, डज। फिर क्या आएगा, नोट, यहाँ पे वर्ब लिखना भूल गया, यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हाँ, नोट हमें ध्यान रखना है, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। नोट कौन से स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे। डज नॉट, क्रिया क्या कर रहा है, जाना, जाना को इंग्लिश में बोलेंगे गो। अब इसमें वाक्य केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्क, बाजार, बाजार क्या बोलेंगे, मार्केट, क्या बोलेंगे, मार्केट। राकेश डज नॉट गो टू मार्केट। हम
आम नहीं बेचते हैं। हम आम नहीं बेचते हैं। हमको इंग्लिश में बोलेंगे वी। फिर क्या है, डू आएगा, डज, डू, वी डू नॉट, बेचना को इंग्लिश में बोलेंगे सेल मैंगोज। हम आम नहीं बेचेंगे, वी डू नॉट सेल मैंगोज। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब इसमें प्रश्नवाचक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डू या डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मुकेश जयपुर जाता है, क्वेश्चन मार्क। हाँ देखो, आगे क्या पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें फॉर्मूले, टेंस के बाद में इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। डू या डज हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मुकेश। मुकेश के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगता है, डज। डज पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है, डज। नाम आ गया, नाम भी कैपिटल लेटर में आता है, डज मुकेश। यहां तक हो गया। फिर क्रिया क्या कर रहा है, जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ क्या कर्म कर रहा है, जयपुर जाने का, गो टू जयपुर। ये एक स्थान का नाम आ गया तो इसलिए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगला एक वाक्य और देख लो, वे आकोदा में, सॉरी क्या आएगा, क्या वे आकोदा में फुटबॉल खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या वे आकोदा में फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें सबसे पहले आगे क्या आ गया, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें डू हेल्पिंग, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट की पहचान होना जरूरी है। यहाँ पे वे क्या है, सब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। दे के साथ क्या लगेगा, डू। डू दे प्ले क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल। फुटबॉल अदर वर्ड क्या है, इन आकोदा। और यहाँ पे पहले वाले वाक्य में यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। क्या लगा रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सेंटेंस है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न नकारात्मक वाक्य। वो पर्सन भी कर रहा है, किसमें कर रहा है, नेगेटिव के अंदर यानी नकारात्मक के अंदर कर रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डू या डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे। हमें याद रखना है कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। फिर इसमें क्या मुकेश जयपुर जाता है, ये था
इंट्रोगेटिव, अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। क्या मुकेश जयपुर नहीं जाता है? क्या मुकेश जयपुर नहीं जाता है? क्या वे आकोदा में फुटबॉल नहीं खेलते हैं? अब इसका हम बनाएंगे, क्या मुकेश जयपुर नहीं जाता है? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुकेश। मुकेश के साथ क्या लगेगा? डज। डज मुकेश। फिर नोट कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। नोट गो टू जयपुर और क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है, क्या वे आकोदा में फुटबॉल नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट, और बाकी फर्स्ट फॉर मीनिंग प्ले, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले और फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सेंटेंस है WH सेंटेंस, यानी लास्ट सेंटेंस। इसका मतलब होता है ऐसे वाक्य जो W और S से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से? व्हाट, वेयर, विच और हु, whom, हाउ मेनी, हाउ मच। ऐसे जो WH फैमिली, जिसको क्या बोलते हैं हम? WH फैमिली। वो यानी कौन सा सेंटेंस है? WH सेंटेंस। इसका फॉर्मूला देगा WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी एक तरह का क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अब हमें यानी हिंदी वाक्यों में देखना है बीच में कब, क्यों, कैसे, कितने ये आ जाए और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा सेंटेंस है? WH सेंटेंस। जैसे राम विद्यालय क्यों जाता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब हमारा वाक्य है राम विद्यालय क्यों जाता है। बीच में क्या आ गया? क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। ये WH आ गया, W आ गया ना, तो इसमें बीच में कब, क्यों, कैसे, कितने जैसे आ जाए और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा है? WH सेंटेंस। WH क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। समझ में आ गई? डू या डज किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगेगा? डज। राम डज। फिर क्या है? सब्जेक्ट राम। फिर क्या है? क्रिया क्या कर रहा है? जाना, गो। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? विद्यालय, गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई कि बीच में कब, क्यों, कैसे आ जाए तो WH सेंटेंस है। इसमें केवल थोड़ा सा चेंज है, आगे क्या करना है? WH। एक सेंटेंस को लेते हैं। राम और श्याम फुलेरा में अंगूर क्यों बेचते हैं? क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य है राम और श्याम फुलेरा में अंगूर क्यों बेचते हैं।
राम इस, अब राम नहीं आएगा, फॉर्मूले में देखो WH, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ पे चेंज कर लो। राम और श्याम फुलेरा में अंगूर कब बेचते हैं, कब बेचते हैं, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन, क्या बोलते हैं, व्हेन। फिर है डू या डज, राम और श्याम के साथ लगेगा डू, राम डू। फिर क्या है सब्जेक्ट, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। फिर क्रिया क्या कर रहा है वो, बेचना, बेचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या कर्म कर रहा है वो, अंगूर, ग्रेप्स, GRAPES। और अदर वर्ड क्या है, कहाँ बेच रहा है वो, फुलेरा में, इन PHULERA, क्वेश्चन मार्क, क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा सेंटेंस। आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। आज हमारा पहला टेंस कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, और यदि समझ में आ गया तो आप वीडियो को, आपकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का चिन्ह भी दबाना है, जिससे आपको जैसे मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन को दबाना है। और धन्यवाद। फिर कल अब मिलते हैं अगले टेंस में।